हिमांशु शेखर मिश्रा है हमारे साथ। इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे हिमांशु के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। हिमांशु, यशवंत सिन्हा बार बार कह रहे हैं अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अंतरात्मा की आवाज पे वोट कीजिए। जब भी कोई कमजोर पड़ता है तो उसे लगता है कि सामने वाला अगर अंतरात्मा की आवाज पर वोट करेगा तो वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि लोगों ने अंतरात्मा की आवाज पे वोटिंग की हो। अगर आपको याद हो तो बता दें। देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें आमतौर पर सांसद और विधायक जो हैं वो पार्टी लाइन पर मतदान करते हैं, और इसलिए राष्ट्रपति चुनावों का जो अंकगणित है वो चुनावों से पहले ही साफ हो जाता है। और इस बार क्योंकि जब शुरुआत में जब दोनों ही तरफ से, एनडीए की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जब मंथन शुरू हुआ, उस वक्त एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत नहीं था, और ये माना गया कि बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में है आंध्र प्रदेश में, इनकी भूमिका बहुत अहम होगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत न ही सत्ता पक्ष के पास था और न ही विपक्ष के पास था। और इसलिए कोशिश की गई थी दोनों पक्षों की तरफ से कि जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं जिनका मत सबसे अहम होगा राष्ट्रपति चुनावों में, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक की बीजू जनता दल है और जगन रेड्डी की जो पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आंध्र प्रदेश में, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। और ये कोशिश दोनों तरफ से की गई। मुझे याद है शरद पवार जब ब्रीफिंग करने आए थे तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि मैं बीजू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक से समर्थन मांगूंगा, उनसे बात करूंगा, जगन रेड्डी से भी मैं बात करूंगा, उनका भी समर्थन लेने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और भी जो पार्टियां हैं लाइक माइंडेड पार्टीज़, उनके साथ भी हम बातचीत करके समर्थन हासिल करेंगे। और यही कोशिश एनडीए की तरफ से भी की गई, और इस पूरी कोशिश में एनडीए के जो रणनीतिकार थे वो ज़्यादा सफल रहे, क्योंकि देखिए जो उम्मीदवार का चयन किया गया, राजनीतिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला एनडीए की तरफ से किया गया। एक महिला, एक आदिवासी नेता को जब उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई, मुझे याद है कि कुछ ही घंटों बाद बीजू जनता दल ने सार्वजनिक तौर पर समर्थन का ऐलान किया, और नवीन पटनायक ने यहाँ तक कहा कि जब प्रधानमंत्री ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे फ़ोन करके समर्थन मांगा और कहा कि हम सोच रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाएं, तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि हमने फैसला कर लिया कि पहली बार ओडिशा से एक महिला, एक आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जा रहा है, जिनके पास अच्छा अनुभव है, संविधान के कामकाज को समझती हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, और उनका एक सम्मान है राजनीतिक क्षेत्र में, और इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। उसके 2 दिन बाद, मुझे लगता है करीब 2 दिन बाद, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने भी सार्वजनिक तौर पर ये कहा कि हम उनके समर्थन का ऐलान करते हैं। और जब वो नामांकन भरने आई तो ओडिशा सरकार के 2 वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को नवीन पटनायक ने भेजा था, और उन्होंने नामांकन पेपर पर हस्ताक्षर किए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक वरिष्ठ नेता जो संसदीय दल के नेता हैं, उनको जगन रेड्डी ने भेजा, और वो भी नामांकन जब द्रौपदी मुर्मू कर रही थी उस दौरान वो सेक्रेटरी जनरल जो राज्यसभा के हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं राष्ट्रपति चुनावों के, उनके दफ्तर में मौजूद थे, और उन्होंने भी लिखित तौर पर अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में किया। और इसके बाद ही ये तय हो गया था कि एनडीए ने जो उन्हें नंबर्स चाहिए थे वो नंबर जुटा लिए। उसके बाद जो महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट हुआ, आपने देखा कि जो अधिकतर सांसद थे शिवसेना के, वो भी पूरी तरह से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में सामने आए, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा, और इसकी वजह से उद्धव ठाकरे के जो संबंध है विशेषकर कांग्रेस पार्टी से, उसमें काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ। तो विपक्ष की एकजुटता जो है वो बहुत कमज़ोर साबित हुई है। ये माना जा रहा था शुरू में कि राष्ट्रपति चुनाव जो है वो 2024 से पहले विपक्ष की एकजुटता की एक अग्नि परीक्षा होंगे, लेकिन जो कुछ भी घटनाक्रम 2-3 हफ्तों में रहा है उसमें ऐसा लगता है कि शरद पवार, ममता बनर्जी, कांग्रेस के जो बड़े नेता थे वो एकजुट नहीं रख पाए विपक्ष को। और शुरुआत में जब ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई तो मुझे याद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ये कहा था कि ममता बनर्जी का फैसला गलत था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद अलग अलग दलों से बातचीत कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा तनाव और अंदरूनी जो अंतर्विरोध है विपक्षी खेमे में, वो खुलकर सामने आया है। शारिक, विपक्ष जिस तरह से, हिमांशु आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि विपक्ष कितना बिखरा हुआ रहा इस मामले में भी, और बार बार विपक्षी एकता की बात की जाती है, लेकिन एक उम्मीदवार चुनने से लेकर उसके लिए समर्थन जुटाने तक में विपक्ष क्या कुछ करता रहा वो सबके सामने है। और आज स्थिति वही है कि यशवंत सिन्हा खुद ये महसूस कर पा रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इस रेस में पिछड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका इस तमाम जानकारी के लिए।